अधिनियम में 1988 में बनाया गया। जी सर। 1988 के पहले भ्रष्टाचारियों की सजा कहाँ होती थी? सर आईपीसी के अंतर्गत प्रावधान था 161 से 166 तक। दहेज एक्ट बनाने के बाद भी दहेज ना रुकने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है एक सामाजिक बुराई है, जिसमें दोनों पक्षकार का कहीं ना कहीं उसमें हित जुड़ा होता है। पहला हित है कि जो लड़के पक्ष होते हैं उनको कुछ न कुछ धन के रूप में लाभ होता है। लड़की पक्ष को ये लालच रहता है कि मैं अच्छा से अच्छा लड़का को, अपने से बेहतर जीवन साथी को चुनूं। और समाज में ये धारणा बनी हुई है कि जब तक अच्छी तरह से अगर अच्छे लड़के की तलाश की जाए तो उसके लिए दहेज देना जरूरी है। आर्म्स एक्ट में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान कहीं है? बिना वारंट का? सॉरी सर, नहीं पता। जी दफा 25 में नहीं है मंचा के? ध्यान में नहीं था सर। ध्यान आने के बाद है कि नहीं है? मतलब जानकारी नहीं है अभी भी? नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट। भ्रष्टाचार, आर्म्स एक्ट। SC ST एक्ट बनने के बाद SC ST के साथ अन्याय ठीक, मतलब जो उद्देश्य इस एक्ट का था वो पूरा हो रहा है? जी सर, कुछ हद तक पूरा हुआ है। जो नहीं पूरा हुआ उनमें से कोई एक बात बताइए। सर जैसे आज के दिन में हम लगातार न्यूज़ में ऐसे सुनते रहते हैं कि SC ST के साथ कहीं उनको जाति के नाम पर उत्पीड़न किया गया। अभी हाल का ही मामला हम मध्य प्रदेश का सुने थे, जिसमें एक ST समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया। और भी अनेक, राजस्थान में भी एक मामला सुनने को मिला था कि एक बच्चे को स्कूल में पानी नहीं पीने दिया गया। ऐसे ही मामले आते रहते हैं सर दिन प्रतिदिन। विस्फोटक अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 7 धाराएं। 7। जी। 7वीं धारा? 7वीं धारा में विचारण के लिए DM से अनुमति की और वाद दायर करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। अगर ये धारा होती तो नुकसान क्या होता? सर इसका नुकसान ये होता है कि किसी के प्रति अगर संदेह भी हो तो बिना संदेह का, बिना जांच किए हुए भी किसी को भी उसमें फंसाया जा सकता था। ये जी सर, और ये अत्यंत कठोर अधिनियम है जिसका बहुत कठोर दंड की बात की गई है। उसमें नुकसान हो सकता था। जो बिहार में कुल कितने माइनर एक्ट हैं? माइनर एक्ट 6 है। 6 है। कौन एक्ट छूट रहा है? सर पॉस्को। पॉक्सो एक्ट में कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है कि नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल निरक्षर है, तो कैसे निर्धारण किया जाएगा? निर्धारण की शक्ति न्यायालय को दी गई है इसमें। अच्छा, इसका मतलब 18 वर्ष से कम किडनैपिंग किसी को होगा तो न्यायालय तय करेगा लड़की 18 से कम है कि नहीं, न्यायालय तय कर पाएगा? न्यायालय इस पर है इसका तय करने के लिए
सर जो मामला दर्ज किया जाता है उस समय जो बता दिया जाता है उम्र उसी के आधार पर दर्ज किया जाता है। तो उस समय उसकी कोई भी 40 साल का औरत कह दे हमने सुलह की तो हो जाएगा। नहीं सर, तो कैसे तय किया जाए? मान लीजिए उसको जो बताया, चाहे जो बताया लिख लिया गया, बाद में जो अभियुक्त बनता है वो ऑब्जेक्शन करेगा। जी तो ऑब्जेक्शन के बाद उनकी उम्र का निर्धारण करने के लिए क्या नियम है, कुछ है नहीं पढ़े? अभी नहीं ध्यान में लगा सर। पढ़ा लिखा तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा तब कैसे? पढ़े लिखे रिकॉर्ड सर होता है, बिना पढ़े लिखे कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं। सर पढ़े लिखे को उसके शरीर के स्ट्रक्चर के आधार पर देखा जाएगा। पढ़े लिखे की कोई दिक्कत है नहीं, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट है ये। अनपढ़ जो लोग होते हैं सर। हाँ, पढ़े लिखे तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट मिल गई, जी कोई दिक्कत है ही नहीं है। हाई स्कूल में मिल गई, 8वीं में मिल गई, 5वीं में मिल गई, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा। जी तो पढ़ी ही नहीं है तब क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, चोरी किसे कहते हैं? सर जब कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से कोई संपत्ति चल संपत्ति अगर हटाता है और 5 सर उसमें है आवश्यकता, तो उसके अंतर्गत बेईमानीपूर्ण आशय के साथ किसी दूसरे की संपत्ति को उसके सम्मति के बिना किसी के कब्जे से हटाया जाए तो वो चोरी होता है। आशय किसे कहते हैं? ऐसे सर मन की एक ये भावना होती है जिसमें कोई कार्य करने के लिए पूर्व से हम उसमें उसके बारे में परिस्थितियों के बारे में हम ज्ञान होता है और उसके बारे में हम सोच लेते हैं कि ये कार्य किस तरह से होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसी को आशय कहते हैं। आशय को एविडेंस एक्ट में सुसंगत माना गया है। जी सर, किस सेक्शन में? 14 के अंतर्गत। 14 में आशय के लिए कौन कौन शब्द यूज किए गए हैं? उसमें आशय के लिए शब्द यूज है ना उसमें? जी तमाम। जी सर। तो उसी की बताओ कुछ। सर बेईमानीपूर्ण है, कपटपूर्वक है, सद्भावना पूर्वक है, विद्वेषपूर्ण तरीके से, ये सभी शब्द सब है ना पक्का? जी है जी बेईमानी पूर्वक है? बेईमानी पूर्वक है उसमें जो लिखा हो ये बताइएगा। कपटपूर्ण बेईमान। उपेक्षा तो है, उपेक्षा पूर्वक, उतावलापन, जी सर। सद्भावना पूर्वक, ये सब तो है। जी सर। मैं हमें याद आ रहा है सर मैं वही याद कर पा रहा हूँ बेईमानीपूर्ण। मृत्युकालिक कथन को ग्राह्य होने के लिए पहली शर्त क्या? जिस व्यक्ति के द्वारा कथन किया गया उसका मृत्यु होना चाहिए। जरूरी है ना? जी मृत्यु सर्टिफिकेट आना चाहिए। जी। ये बात कहाँ आपने पढ़ा? सर्टिफिकेट के बारे में। आपके उसमें मृत्यु होना जरूरी है, इस बात का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र के बारे में नहीं जानकारी है। नहीं नहीं 104 पे सॉरी सर। कीड़ा जरा सही करो, कालो इस वाले कालो। किसी तथ्य को लेने से पहले किसी अन्य तथ्य को साबित करना, पहले उसको साबित जी उसमें है। विशेषज्ञ साक्षी कौन है? सर ये ऐसे साक्षी होते हैं जो अपने विशेष जो जो जिस विषय से संबंधित होते हैं उनके बारे में विशेष ज्ञान होता है। जैसे अगर कोई विदेश विधि के बारे में हो, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, हस्तचिन्ह या उंगली चिन्ह के बारे में हो, उसमें जो विशेष ज्ञान रखते हैं उनको विशेषज्ञ साक्षी कहते हैं। हस्तलेख विशेषज्ञ कौन है? सर हस्तलेख से जो परिचित व्यक्ति हैं या न्यायालय भी हस्तलेख के मामले में विशेषज्ञ हो सकते हैं।
डॉक्यूमेंट दस्तावेज किसे कहते हैं? सर, जब जब किसी तथ्य को या किसी विषय को किसी पदार्थ के ऊपर लिखित रूप से या किसी चिन्ह के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है और उसका उद्देश्य न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होता है, उसको दस्तावेज कहते हैं। कब इंटरव्यू? 30 तारीख को सर। सीआरपीसी में बिना वारंट गिरफ्तारी कब होती है? सर, जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कारित किया हो या निवारक निरोध का कोई मामला हो या किसी से अपराध कारित करने की संभावना हो या प्रतिभूति के लिए उसको शर्तों के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तब होगी बिना वारंट गिरफ्तारी। जी वारंट मामला किसे कहते हैं? सर, ऐसे मामले होते हैं जिसमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय होते हैं उसे वारंट मामला कहते हैं। वारंट मामले का विचारण की प्रक्रिया क्या है, कहाँ पे है? इसमें चैप्टर 18 के अंतर्गत और 19 के अंतर्गत सीआरपीसी में। इसका विषय जी सीआरपीसी 244 से लेकर के 250 के बीच में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा वारंट मामले का ट्रायल होता है। जी अब ध्यान से सवाल सुनना। अगर अभियोजन पक्ष मामले में हार जाता है और अभियुक्त दोषमुक्त होता है तो दोषमुक्त होने पर 250 में अभियुक्त को प्रतिफल दिलाया जाए, जी जी तो उसके लिए उसको दोषमुक्त होना जरूरी है या उन्मोचन होना जरूरी है? दोषमुक्त होना जरूरी है। उन्मोचन वाला प्रतिफल नहीं पाता। नहीं सर। अगर उन्मोचन होगा तो नहीं पाएगा, दोषमुक्त नहीं पाएगा। जी ये भी पाएगा। क्या बनेगा? नहीं सर, दोषमुक्त नहीं पाएगा उसमें। यादव मोटा बैरेट लाओ, दोषमुक्त भी पाए। सीखने तो मिलता है बुढ़ापा तक से। जी सर। संक्षिप्त ट्रायल के लिए कौन सी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सर, मजिस्ट्रेट के समक्ष जो समन मामलों की प्रक्रिया होती है वही अपनाई जाएगी। सजा कितनी दिया जाए? 2 मास तक दिखता है। इस पे श्योर होंगे पूरा? जी सर। हैं? जी लाओ मिशन, इसको भी देख लेंगे, गलत होगा तभी सही होगा। ये पीटी ने 3 माह खूब लगाए होगे आज तक। इस क्या सेक्शन 100 सीआरपीसी 151 इसका ये निवारक निरोध से संबंधित है। ये हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अपराध को रोकने का प्रयास किया जाए अपराध घटित होने से पहले। एक कोई सिचुएशन बनाई जिसमें 151 का प्रयोग हो। सिचुएशन कोई बताइए। जी सर। जैसे अगर पुलिस को ये सूचना मिलती है कि किसी गांव में 2 पक्षकारों के बीच गाली गलौज हो रहा है और उससे पुलिस को वो उसमें अंदेशा है उस व्यक्ति के द्वारा कि नहीं यहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है,
तो वैसे स्थिति में पुलिस कार्रवाई करेगी। या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें अगर सभा के द्वारा उपभोग किया जा सकता है उसको, या उसको बलवा करने के लिए उत्प्रेरित किया जा सकता है, वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बिहार में शराब बंद है, जी बंद नहीं। जी अगर आपके गांव के भीतर कोई शराब बेच रहा है खुलेआम, जी और वो शराब की बोतलों को जो है नीचे तख्त पे बेच रहा है, लेकिन सब बोतलों को शराब तख्त के नीचे रखा है, ऊपर सब ताड़ी रखा, जी नीचे उसको रखा, लेकिन गांव बीच में ताड़ी भी बेच रहा है। ताड़ी को जानते हैं, जी मट्ठे जैसे ताड़ के ऊपर ताड़ से ताड़ का रस। ताड़ का रस होता है। ऐसा काम बीचों गाँव गाँव में कर रहा है। आप दिवाली के अवसर पर गाँव में गए हैं, देख, लेकिन इतना दबंग है, कोई किसी की हिम्मत नहीं बोल रही। ऐसे के समय आपको क्या करना चाहिए? एज ए सरकारी वकील आपको क्या करना चाहिए? सर उसके लिए सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट करूंगा जो निकटतम थाना है। अगर उसके बाद भी वो अगर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मैं परिवाद कर सकता हूँ न्यायालय के समक्ष, या उसमें अगर एफआईआर दर्ज नहीं करता है। देखिए, जो भी उत्तर बताओगे, हर उत्तर पे बोर्ड जो उत्तर है कुल मिला के 135 पूछ रहा तुमसे, जी तुम चले गए नशा मुक्ति केंद्र पहुंचोगे। प्रॉब्लम की सिचुएशन से जान लीजिए तुमसे क्या जानना चाहिए। गांव के बीचों बीच शराब का मतलब न्यूसेंस क्रिएट होना, बच्चे पियेंगे, औरतें पियेंगी, भाई जब लगातार वही होगा तो सभी एडिक्ट होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। ये प्रोसेस है। नशा मुक्ति केंद्र में फंसते चले जाओगे। ये नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है, अब आगे इसे कहेगा। एक सुनता है दिमाग का सारा काम कर आया समझ में? जी सर। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहा है? ऑनरेबल जस्टिस एस जे कानिया साहब। ऑनरेबल जस्टिस एच जे कानिया साहब थे, हीरालाल जे कानिया। सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 89 में मुकदमों को समाप्त करने के विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं। उनका नाम याद हो तो बताइए। सॉरी सर। क्रिमिनल लॉ में क्या में लोक अदालतें फैसला कराती थी? क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ का कोई मैटर लोक अदालत में हल होता है? नहीं जानकारी उसके बारे में। कब होगा? इंटरव्यू चाह रहे थे बच्चे। क्रिमिनल मैटर लोक अदालत में हल होता है। जैसे बिजली चोरी में पकड़ लिए, वो बगाड़ में खटिया लगाए हुए, वहां जाओ, जुर्माना भर दो, काम खत्म। ठीक है, पढ़ाई करो। ठीक।